हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिए गए 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। जैसा कि हमें पता है कि डीएनए जो होता है वो हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और सबसे अधिक मात्रा में सभी जंतुओं के अंदर पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल होता है। बात करते हैं उसी डीएनए के बारे में और उसके 3D स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना बच्चा कि डीएनए होता क्या है। डीएनए जो होता है वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो जुड़ करके डीएनए का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, किसका बना हुआ होता है, तो ध्यान देना बच्चा, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें 3 चीजें पाई जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉस्फेट ग्रुप, सेकेंड इज पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर भी कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जिसमें सेकेंड नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए उसे डीऑक्सी कहते हैं। और थर्ड इसके अंदर पाया जाता है नाइट्रोजनस बेसिस, जो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरामिडीन। प्यूरीन होता है एडेनिन ग्वानिन, और पिरामिडीन की अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि ये डीएनए है तो साइटोसिन और थाइमिडीन इसके अंदर पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान देना बच्चा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सभी चीजें जो होती हैं वो कनेक्टेड कैसे होती हैं, कौन से बॉन्ड के द्वारा ये कनेक्टेड होती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो इनके बीच में बॉन्ड पाया जाता है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और अगर हम लोग यहां पर बात करें नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो यहां पर एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। और ये पूरा क्या बना लेता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड बना देता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डीएनए जो होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ करके बनता है। तो एक और दूसरे वाला न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड होता है बच्चा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहां पर पाया जाता है। वैसे ही ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और डीएनए का निर्माण करते हैं। इसका एक फ्री एंड जो होता है उसे हम लोग 5 प्राइम कहते हैं और दूसरे वाले फ्री एंड को इसे हम लोग 3 प्राइम कहते हैं। ध्यान देना बच्चों कि 5 प्राइम फ्री एंड जो होता है यहां पर फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है, यहां पर फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है, और 3 प्राइम एंड की तरफ फ्री OH होता है। तो ये एक पहचानने का तरीका है कि कौन सा 5 प्राइम होता है और कौन सा 3 प्राइम एंड होता है। अब बात करते हैं वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल की। तो आप लोगों को पता होगा कि वॉटसन एंड क्रिक ने मेजरली 2 साइंटिस्ट के बातों को कंबाइंड करके ये स्ट्रक्चर जो है वो दिया है। कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उनका क्या काम था, उसकी बात करते हैं। तो वॉटसन एंड क्रिक ने कब दिया था, 1953 के अंदर ये मॉडल दिया था, और 2 लोगों की बातें जो थी वो कंबाइंड करके। कौन कौन सा, एक्सपेरिमेंट का नाम है एक्सरे डाइफ्रैक्शन। एक्सरे डाइफ्रैक्शन, और इसके बारे में आपने सुना भी होगा। ये एक्सपेरिमेंट जो था वो किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था बच्चों, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया था एक्सपेरिमेंट, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने किया था। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया था। क्या कहा था उन्होंने, उन्होंने ये कहा था कि डीएनए जो होता है वो हेलिक्स फॉर्म में होता है। साथ ही साथ उन्होंने डीएनए की विड्थ भी बताई थी जो कि 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो दोनों ही बातें बताई थी बेटा। इन्होंने ये कहा था कि डीएनए जो होता है वो कुंडलित होता है, यानी कि हेलिक्स फॉर्म में होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें इसी डीएनए की विड्थ की, तो इन्होंने कहा था 20 एंगस्ट्रॉम इसकी विड्थ होती है। एक और साइंटिस्ट थे जिनसे ये इंस्पायर हुए थे, साइंटिस्ट का नाम है अरविंद चार्जॉफ, और उन्होंने इनकी बात से इंस्पायर होकर के भी डीएनए मॉडल जो है, स्ट्रक्चर जो है डीएनए का, वो दिया था। अरविंद चार्जॉफ ने क्या कहा था, इन्होंने एक रूल दिया था, इन्होंने बेस पेयरिंग रूल दिया था कि डीएनए के अंदर जो बेस पेयरिंग होती है वो एक पर्टिकुलर रूल से होती है। रूल क्या था, इन्होंने ये कहा था कि जो डीएनए के अंदर प्यूरीन होते हैं वो बराबर होते हैं पिरामिडीन के, मतलब जितने प्यूरीन होंगे उतने ही पिरामिडीन होंगे, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ A+G जितने होंगे वो बराबर होंगे C+T के। बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती हूँ, बिल्कुल। अगर मैं प्यूरीन और पिरामिडीन का रेशियो निकालूं, A+G/C+T, अगर ये रेशियो निकाला जाए तो ये बराबर आता है 1। तो ये तीनों ही बातें जो हैं वो
चार्जॉफ ने कही थी। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बात कही थी, इन्होंने ये बोला था कि बेस पेयरिंग जो होता है, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो एडेनिन जो होता है वो हमेशा ही थाइमीन के साथ में बेस पेयरिंग करता है और इन दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। वहीं साइटोसिन और गुआनिन जो होते हैं वो आपस में बेस पेयरिंग करते हैं और इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट से, इन दोनों ही पर्सन से इंस्पायर होकर के इन्होंने अपना 3D मॉडल दिया था। बात करते हैं कि उस 3D मॉडल के अंदर क्या खास बातें थी। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात की जाती है तो यहां पे ध्यान देना बेटा कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मेजरली 2 चीजें पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं डीएनए की तो हमें पता है कि डीएनए जो होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ होता है। यहां पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती हैं और ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती हैं उसका बैकबोन कौन बनाता है, तो इसके बारे में अगर हम लोग बताएं, बैकबोन की अगर मैं बात करूं बच्चा यहां पर, तो इन दोनों श्रृंखलाओं की बैकबोन जो होता है वो शुगर और फॉस्फेट बनाते हैं। बैकबोन कौन बना रहा है, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो बनाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इसके अंदर बेसिस जो होते हैं वो पाए जाते हैं बैकबोन, और दूसरा इसके अंदर बेसिस जो पाए जाते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, यानी कि ये इनवर्ड होते हैं, अंदर की तरफ पाए जाते हैं। मान लीजिए कि ये 2 चेन है और यहां पर क्या पाया जाता है, ये नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इंटरनली क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इंटरनली ये नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो पाए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस मॉडल के अंदर कही गई थी वो ये थी कि इधर जो ये दोनों चेन्स हैं ये एंटी पैरेलल है, पैरेलल है बट ये एंटी पैरेलल है, मतलब एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जा रही है, तो दूसरी वाली जो होती है वो यहाँ पर इसके ऑपोजिट रन करती हैं, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, कुछ इस प्रकार से। तो इसे कहा जाता है एंटी पैरेलल। एक और बात जो थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको लेकर के कि इधर जो हेलिक्स है वो राइट हैंडेड हेलिक्स है, राइट हैंडेड हेलिक्स इसके अंदर पाई जाती है। मतलब जो ये कुंडलन देखने को मिल रहा है, जो ये घुमाव देखने को मिल रहा है वो राइट हैंड की तरफ होता है। नेक्स्ट इज यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और कहां पर प्रेजेंट होता है तो हमें पता है एडेनिन और थाइमीन के बीच में, साथ ही साथ साइटोसिन और गुआनिन के बीच में जो है वो पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो इसी मॉडल के अंदर बताई गई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पिच की, पिच क्या होता है बच्चा, तो पिच ध्यान रखना है कि एक हेलिक्स की जो हाइट होती है उसे हम लोग कहते हैं पिच। ये कितनी होती है, तो ये 3.4 नैनोमीटर होती है। और साथ ही साथ अगर मैं एंगस्ट्रॉम में बात करूं तो एंगस्ट्रॉम के अंदर होती है बेटा ये 34 एंगस्ट्रॉम। इसके साथ ही अगर मैं ये कहूं कि एक हेलिक्स के अंदर, यानी कि इस एक पिच के अंदर 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं, तो क्या आप लोग डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर पिच है और हमारे पास में यहाँ पर एक पिच के अंदर कितने बेस पेयर हैं ये भी गिवन है। तो इट इज सिंपल, 3.4 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 10 से तो हमारे पास में आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, दैट इज 0.34 नैनोमीटर। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो वॉटसन एंड क्रिक ने कही थी 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। आई होप सो कि ये सेशन जो है वो आप लोगों के लिए मजेदार रहा होगा। बट हाँ, एक क्वेश्चन जो है वो मुझे आप लोगों से पूछना था, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी कौन से फैक्टर्स प्रोवाइड करवाते हैं? अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आंसर देना। तो बने रहिए इस चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।